दोस्तों, एक रोमांटिक सीन चल रहा है। हीरो बड़े प्यार से हीरोइन की आंखों में देखता है और कहता है, मैं तुमसे 200 किलो प्यार करता हूं। हैं? 200 किलो प्यार? ये सुन के हीरोइन हंसने लग जाती है। हमारा हीरो ये भूल जाता है कि प्यार एक इमोशन है, इसे नंबर में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, कम से कम स्टैटिस्टिक्स में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। दोस्तों, कोई भी इमोशन हो, प्यार, गुस्सा, हंसी, नाराजगी, चिड़चिड़ापन, क्रोध में आना, नॉलेज, विजडम, कोई भी इमोशन हो, हर इमोशन स्टैटिस्टिक्स के सर्कल से बाहर होता है, क्योंकि उसको नंबर में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष भारद्वाज। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स का दूसरा चैप्टर करेंगे। मीनिंग, स्कोप, इंपॉर्टेंस, फंक्शन क्या होते हैं, स्टैट्स का सिंगुलर सेंस में क्या मतलब होता है, प्लूरल सेंस में क्या मतलब होता है, लिमिटेशन क्या होती है स्टैट्स की, सब कुछ इस चैप्टर में हम करेंगे। सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं इस वीडियो के अंदर, तो बने रहिए मेरे साथ। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है, दरअसल ये जो चैप्टर है इसका नाम तो ये है मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस, लेकिन सब कुछ कवर है इसके अंदर। 11th क्लास का स्टैट्स का चैप्टर है ये। तो सबसे पहले पता करते हैं वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? तो वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं चर। चर बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। यानी कि इसको इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। वेरिएबल मतलब इंफॉर्मेशन। किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन को वेरिएबल भी कहा जाता है। तो देखिए, वेरिएबल होते हैं बेटा दो तरीके के वेरिएबल होते हैं। एक है क्वांटिटेटिव वेरिएबल और एक होते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल। इनको समझते हैं कि क्या होते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है क्वांटिटेटिव वेरिएबल, नाम में ही लिखा है बेटा क्वांटिटी। क्या लिखा है नाम में? क्वांटिटी लिखा है। देखिए, क्वांटिटी से बना है क्वांटिटेटिव। ये क्वांटिटी से बना है क्वांटिटी। क्वांटिटी हमेशा, इसको हिंदी में बोलते हैं मात्रा, यानी कि ये हमेशा नंबर में होती है ना। नंबर में होती है क्वांटिटी, कि भैया कितनी क्वांटिटी है। तो देखिए इसका मीनिंग कर रहे हैं। कह रहा है कि ऐसे वेरिएबल्स, यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जिसे नंबर में एक्सप्रेस किया जा सकता है, नंबर में या न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, उसे क्वांटिटेटिव वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है। जैसे देखिए, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स आए भाई 20 मार्क्स आए आउट ऑफ 50। तो ये क्या है? ये मार्क्स नंबर में एक्सप्रेस कर दिया हमने। वेट देखिए, वेट को भी नंबर में एक्सप्रेस करते हैं जी। कितना वेट है जी? 80 केजी वेट है। ये 80 केजी वेट हो गया, ये नंबर में एक्सप्रेस हो गया। हाइट कितने है जी? 5.6 फीट हाइट है जी। तो ये नंबर में एक्सप्रेस हो गई। ये टर्म ऐसे हैं जो नंबर में एक्सप्रेस हो जाते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। बार बार कह रहा हूं बेटा, वेरिएबल्स का सिंपल से मतलब आप कह सकते हो इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन जिसे नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो कहलाती है क्वांटिटेटिव वेरिएबल। अब आगे चलते हैं। अगला है आपका क्वालिटेटिव वेरिएबल। ये देखिए, क्वालिटेटिव वेरिएबल। तो ये जो क्वालिटेटिव वेरिएबल है, ये बना है बेटा क्वालिटी से। क्वालिटेटिव किससे बना है? ये वर्ड किससे बना है? क्वालिटी से बना है। क्वालिटी से ये वर्ड बना है। क्वालिटी का मतलब होता है बेटा गुण। गुण, और गुण जो होते हैं जैसे काला, गोरा, दुख, सुख, ये सब गुण है। मतलब ये ऐसी चीज है जिसे नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो देखिए मीनिंग करेंगे इसकी। कह रहा है इट रेफर्स टू दोज वेरिएबल्स, ये वो वेरिएबल्स होते हैं, वो इंफॉर्मेशन होती है। वी कैन नॉट, यहां पे लिखे कैन नॉट, हम नहीं कर सकते इनको एक्सप्रेस नंबर में। इनको नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हम, इसलिए इनको बोलते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। एग्जांपल देख लीजिए, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, है ना, दुख, सुख, सैडनेस, हैप्पीनेस, है ना। अभी जो हमने बताया था आपको, प्यार, मोहब्बत, नफरत, हेट्रेड,
नफरत, कि भाई मैं आपसे 5 किलो नफरत करता हूं, आपने ये कर दिया तो अब मेरी 2 किलो नफरत आपसे कम हो गई है। कभी हम ऐसा नहीं कहते कि आज तो मैं 100 किलो दुखी हूं, कभी नहीं बोलते, है ना। आज तो मैं 50 फिट हैप्पी हूं, ऐसा कभी नहीं बोलते। तो ये वो चीजें हैं जिन्हें नंबर में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। अब देखिए, लेकिन नंबर में तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ये बात तो ठीक है, लेकिन इनको रैंक दे सकते हैं। क्वांटिटेटिव वेरिएबल में हम रैंक दे सकते हैं। रैंक होती है ना, नंबर 1, है ना, नंबर 2, ये रैंक हम दे सकते हैं। रैंक देके इनको न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट्स, मतलब बराबर, नंबर के बराबर इनको हम रख सकते हैं, बराबर। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं आपसे लाइकिंग्स के बारे में पूछूं कि आपको पसंद क्या है, कौन सी आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद है आपको, तो आपको भी नंबर 1 पे मेरे को पसंद है चॉकलेट आइसक्रीम, ठीक है। नंबर 2 पे पसंद है बटर स्कॉच आइसक्रीम, नंबर 3 पे पसंद है, ऐसे करके आप रैंक देते हो बेटा। स्ट्रॉबेरी या कुछ भी कह सकते हो, जो भी आपको पसंद है वो आप कह सकते हो, यहां पे चोकोबार कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो आप। तो यानी कि अपनी पसंद नापसंद, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, जो भी इमोशन है उसको हम नंबर दे सकते हैं। जैसे आप ये कह सकते हो आप कि इंटेलिजेंस में कहें कि भाई नंबर 1 पे इंटेलिजेंट है ये बंदा, नंबर 2 पे इंटेलिजेंट है ये वाला व्यक्ति। तो आप जो है नंबर दे सकते हो, और नंबर देकर आप क्वालिटेटिव वेरिएबल को क्वांटिटेटिव वेरिएबल में चेंज कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए, लेकिन चलिए पहले हम आगे पढ़ते हैं, फिर आगे बताएंगे आपको लेकिन के बारे में। डिफाइन स्टैटिस्टिक्स, देखिए स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। तो एक आम भाषा में, लेमैन्स लैंग्वेज, लेमैन होता है बेटा आम, आम व्यक्ति, आम भाषा में स्टैट्स का मतलब होता है ओनली दोज क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। ध्यान रखिए, ओनली दोज क्वांटिटेटिव वेरिएबल बोल रहा है ये, क्वांटिटेटिव वेरिएबल बोल रहा है, इसका मतलब क्वालिटेटिव का कोई काम नहीं है इसके अंदर। क्वांटिटेटिव वेरिएबल जिससे कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं, निष्कर्ष, रिजल्ट निकाला जा सकता है, रिजल्ट निकलना चाहिए भाई। पॉइंट तो सारा यही है कि ऐसी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जिससे रिजल्ट निकल सकता हो। अब देखिए इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है, कह रहा है कि अगर हम ये बोलें कि हाइट, विनय की हाइट 5.4 फीट है, तो ये ओनली वन न्यूमेरिकल डेटा, ये केवल एक ही नंबर हमें दिया हुआ है, इससे कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। भाई विनय की हाइट 5.4 है तो हमें क्या है, तो है, हम क्या करें इसके अंदर, 5.4 फीट है उसकी। लेकिन अगर हमने एक और हाइट बता दी, तुषार की हाइट बता दी जो कि 6.2 फीट है, अब दो हाइट हो गई हमारे पास, ये वाली हाइट हो गई और ये वाली हाइट हो गई। अब हम इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कंक्लूड, रिजल्ट निकाल सकते हैं कि भैया तुषार जो है वो लंबा है विनय से, ये कंक्लूजन निकल सकता है। तो जब कंक्लूजन निकल सकता हो तब बोलते हैं उसको स्टैटिस्टिक्स, और जब कंक्लूजन नहीं निकल सकता, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी है, तो वो केवल डेटा है, उससे स्टैट नहीं बोलेंगे, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए स्टैट्स के दो सेंस हैं, स्टैट्स सिंगुलर सेंस में भी होती है और स्टैट्स प्लूरल सेंस में भी होती है। स्टैट्स के दो सेंस हैं, यानी कि उसकी मीनिंग दो तरीके से निकाली जा सकती है, सिंगुलर सेंस में और प्लूरल सेंस में। सिंगुलर सेंस का मतलब होता है एक वचन, हिंदी में इसको एक वचन बोलते हैं, और प्लूरल को बोलते हैं बहुवचन, मतलब बहुवचन, मतलब एक से ज्यादा। तो सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस दो सेंस में निकल सकती है। पहले सिंगुलर सेंस करते हैं, देखिए हम, तो देखिए सिंगुलर सेंस थोड़ा ऊपर कर देता हूं, सिंगुलर सेंस, स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। पहले तो समझते हैं कि इसके एक नाम और भी है, इसको स्टैटिस्टिकल स्टेजेस भी कहा जाता है, इसको स्टैटिस्टिकल टूल भी कहा जाता है, और इसको स्टैटिस्टिकल मेथड भी कहा जाता है। ये तीन चार नाम हो गए सिंगुलर सेंस के, एक नाम ये है, एक नाम इसका ये है, और एक नाम इसका ये है। स्टेजेस कह लो, टूल कह लो, मेथड कह लो, एक ही मतलब है। तो देखिए इसके लिए मैंने एक न्यूमोनिक बनाया है, कॉप अश्विनी अय्यर, कॉप अश्विनी अय्यर। कॉप का मतलब होता है पुलिस, कॉप हो गया पुलिस, ठीक है।
अश्विनी अय्यर इस भाई का नाम हो गया, भाई का नाम है अश्विनी अय्यर। तो देखिए सबसे पहले स्टैट्स में क्या होता है, सी होता है। सी का मतलब है कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को पहले कलेक्ट किया जाता है। नंबर 2 पे आता है उसके बाद ओ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। अभी समझाऊंगा डिटेल में बेटा, पहले इसको बना लेते हैं। पी, पी से बनता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा को प्रेजेंट किया जाता है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा को प्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है। इसके बाद नंबर 4 पे आता है अश्विनी, भाई का नाम है तो ए उठाएंगे यहां से, ए उठाया, ए से बनेगा एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ डेटा, डेटा को एनालाइज करेंगे हम। और नंबर 5 पे है अय्यर, भाई साहब का नाम अय्यर, आई से शुरू हो रहा है अय्यर, तो आई से बनेगा इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, कॉप अश्विनी अय्यर, ये सिंगुलर सेंस में इसका मतलब होता है। ठीक है जी, मैंने समझा दिया। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो भाई होता क्या है, ये स्टेजेस है, ये क्या कौन सी स्टेजेस होती हैं। ये आ गया हमारा सेकंड पेज। फॉलोइंग आर द स्टेजेस, ये स्टेजेस होती हैं। स्टैटिस्टिकल टूल बोल सकते हैं, स्टैट इन सिंगुलर सेंस, स्टैट इन सिंगुलर सेंस। तो भाई सबसे पहले तो डेटा को कलेक्ट करेंगे भाई हम। तो मेन स्टेप और जो फर्स्ट स्टेप है कोई भी सर्वे करने का, कोई भी इंक्वायरी करने का, कुछ भी करने का, तो उसमें सबसे पहले डेटा को हम कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट हम दो तरीकों से कर सकते हैं, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स से। इसके बारे में डिटेल में आने वाले चैप्टर में आएगा कि प्राइमरी सोर्स क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स क्या होता है। फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि भाई दो सोर्सेस से डेटा को कलेक्ट किया जाता है। अच्छा, कलेक्शन के बाद उसको भाई ऑर्गेनाइज करेंगे हम, उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करेंगे। भाई आप डेटा लेके तो आ गए और डेटा आपने कमरे में लाके भर दिया, तो भाई उसको क्लासिफाई भी तो करना पड़ेगा, उसको एडिटिंग भी तो करनी पड़ेगी, उसकी क्लासिफिकेशन मतलब उसको बंटवारा करना पड़ेगा उसका। पुरुषों का डेटा एक तरफ, महिलाओं का डेटा एक तरफ, बच्चों का डेटा एक तरफ, या फिर एरिया वाइज कर सकते हो। दिल्ली का डेटा एक तरफ, राजस्थान का डेटा एक तरफ, यूपी का डेटा एक तरफ, कर्नाटका तेलंगाना राज्य के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। क्लासिफिकेशन करने के बाद प्रेजेंट करना है डेटा को। भाई डेटा को प्रेजेंट भी तो करना पड़ेगा। प्रेजेंट कैसे करते हैं, कई बार हम टेक्स्ट में प्रेजेंट करते हैं, कई बार टेबल बनाते हैं डेटा को प्रेजेंट करने के लिए, कई बार ग्राफ बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ये सारी चीजें हमें आगे सीखने को मिलेगी। पूरी बुक में यही तो है कि डेटा को प्रेजेंट कैसे करते हैं, ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, कलेक्ट कैसे करते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है एनालिसिस। एनालाइज करने के लिए डेटा को हम सिंपल मैथमेटिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना। सेंट्रल टेंडेंसी, ये आने वाले चैप्टर्स के नाम है बेटा। सेंट्रल टेंडेंसी जिसके अंदर आता है मीन, मीडियन, मोड। मीडियन हो गया, मोड हो गया, मीन हो गया, ये हमारे आने वाले चैप्टर्स हैं। इनमें इसकी मतलब ये है एनालाइज करने के तरीके कि डेटा को एनालाइज कैसे करेंगे। और एंड में क्या करेंगे भाई, एंड में डेटा को इंटरप्रेट करेंगे, यानी कि रिजल्ट निकालेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे। कंक्लूजन हम निकालेंगे, जो डेटा हमने एनालाइज किया है ना उसकी हेल्प से कंक्लूजन निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे। तो ये हो गया इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। चलिए जी, तो ये 5 स्टेप हो गए जिसको मैंने आपको याद कराया है कॉप अश्विनी अय्यर से। ये देखिए कॉप अश्विनी अय्यर, कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अश्विनी से ए, एनालिसिस ऑफ डेटा। आई से इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ठीक है जी, चलिए तो ये सिंगुलर सेंस हमारा खत्म होता है यहां पे। अब बात करते हैं प्लूरल सेंस की। तो स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस, तो प्लूरल सेंस के अंदर फीचर्स हैं स्टैट्स के, कुछ फीचर्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। विशेषताएं हैं स्टैट्स की, विशेषताएं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको पढ़ते हैं। तो पहली है एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट का मतलब होता है बेटा जोड़, जोड़ना। और जोड़ हम एक से ज्यादा चीजों को हम जोड़ सकते हैं।
तो फैक्ट्स का एग्रीगेट होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि एक सिंगल डेटा, अगर हमारे पास कोई सिंगल डेटा है तो वो स्टैट्स नहीं है, क्योंकि उससे कोई कंक्लूजन हम ड्रॉ नहीं कर सकते, कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकते, उससे रिजल्ट नहीं निकलेगा उससे। तो सिंगल डेटा स्टैट नहीं होता। स्टैट होने के लिए हमारे पास चाहिए मोर देन वन डेटा, एक से ज्यादा डेटा होना चाहिए, तब जाके वो स्टैट बनेगा, स्टैटिस्टिक्स बनेगी। एग्जाम्पल कह रहा है कि सचिन के पास 1,000 रुपए हैं, ये एक सिंगल डेटा है। तो क्या इससे हम कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। भाई सचिन के पास 1,000 रुपए, तो हम क्या करें भी, है तो है ना। लेकिन अगर हम ये बोलें कि सचिन के पास 1,000 रुपए है और विराट के पास 2,000 रुपए हैं, अब हम डेटा को कंपेयर कर सकते हैं और कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब ये स्टैट बन जाएगा, क्योंकि अब हम डेटा को कंपेयर करके कंक्लूजन निकाल सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं कि भैया विराट इज रिचर, वो अमीर रिचर देन सचिन। ये कंक्लूजन निकाल लिया हमने, है ना। तो कंक्लूजन कब निकलेगा? जब एक से ज्यादा डेटा होगा आपके पास, एक से ज्यादा डेटा होना चाहिए आपके पास, और वही स्टैट्स कहलाएगा जब एक से ज्यादा डेटा होगा। चलिए बेटा आगे चलते हैं। अगर बेटा कोई भी दिक्कत हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दूसरी विशेषता है स्टैट्स की, यह भी स्टैट्स का एक फीचर है, विशेषता है कि स्टैट्स नंबर में एक्सप्रेस होनी चाहिए, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होनी चाहिए, नंबर होना चाहिए। क्योंकि अगर क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होगी, क्वालिटी मतलब गुण वाली चीज होगी, तो कैन नॉट बिकम स्टैट, वो स्टैट नहीं मानी जाएगी। मैंने कहा था ना आपको, वीडियो के शुरू में बताया था, ऑनेस्टी, लव, नफरत, हेट्रेड, इमोशन, ये सब स्टैट्स नहीं होते, इनको स्टैटिस्टिक्स नहीं कहा जा सकता। स्टैटिस्टिक्स, अबे क्या स्पेलिंग मिस्टेक कर दी मैंने, चलो ठीक कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो बात ऐसी है स्टैटिस्टिक्स, तो ये स्टैटिस्टिक्स जो है इमोशंस नहीं होते, तो स्टैट्स के लिए जरूरी है कि नंबर में एक्सप्रेस होना चाहिए मामला। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। देखिए लिखा है ना, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है अनेक, एक से ज्यादा। कॉज का मतलब होता है कारण। तो भाई स्टैट्स में एक से ज्यादा कारण होते हैं भाई, कोई सिंगल कारण तो होता नहीं है। तो देखिए एग्जांपल करेंगे इसका, पहले देखिए, स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं होता। एग्जाम्पल कह रहा है कि मान लीजिए 30% प्राइस राइज हो गए हैं, प्राइस इकोनॉमी में बढ़ गए हैं 30%। तो जब प्राइस बढ़ गए हैं तो कोई एक कारण थोड़ी है कीमत को मतलब महंगाई बढ़ने का, बहुत सारे कारण है। हो सकता है डिमांड बढ़ गई हो सकता है टैक्स बढ़ गए हो सकता है सप्लाई की शॉर्टेज हो गई हो, एटसेट्रा, कुछ भी कारण हो सकते हैं, या सारे कारण एक साथ एप्लीकेबल हो सकते हैं, है ना। तो ये कई सारे कारण होते हैं किसी भी स्टैट तक पहुंचने के, कोई एक कारण नहीं होता। अब देखिए एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मान लीजिए आपके 95 मार्क्स आ गए इकोनॉमिक्स में, कोई बड़ी बात नहीं बेटा, आ जाते हैं। अगर आप हमारी वीडियो देखते रहेंगे पूरे साल भर तो ऑफकोर्स आपके 90 प्लस, 95, 96 और भी 100 भी आ सकते हैं अगर आप बहुत मेहनत करेंगे तो इतने मार्क्स मान लीजिए आपके आए हैं। अब इसके कितने सारे कारण हैं? बहुत सारे कारण हैं। हो सकता है कि पेपर इजी आया हो, ये भी तो हो सकता है बच्चे ने बहुत हार्ड वर्क किया हो, ये भी हो सकता है बहुत अच्छे टीचर मिले हो आपको हमारे जैसे, है ना, अच्छे टीचर्स मिले हो आपके, फैमिली का सपोर्ट रहा हो आपके पास, घर वालों ने काम नहीं कराया, बेटा जा आटा पिसवा के लेके आ, बिस्किट लेके आ, राशन पानी लेके आ, ऐसा कुछ नहीं किया, लड़कियों से काम नहीं करवाया, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह कुछ नहीं करवाया, फैमिली सपोर्ट रही है आपकी, आपको अच्छे नोट्स मिल गए हैं, यह भी कारण हो सकता है। तो कुल मिला के एक और कारण हो सकता है कि इजी चेकिंग हुई हो, लीनियंट चेकिंग हुई हो, लीनियंट चेकिंग हुई हो।
कोई भी कारण हो सकता है, अनेक कारण हो सकते हैं, जरूरी नहीं एक ही कारण हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं और लगभग ज्यादा ही कारण होते हैं। कोई एक कारण नहीं होता किसी भी चीज के सक्सेस होने का, या किसी भी चीज का जो है कोई एक कारण नहीं होता, कई सारे कारण होते हैं। तो स्टैट्स में भी जब हम डेटा निकालते हैं उसके बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक है जी, चलिए अब है रीजनेबल एक्यूरेसी। ये देखिए, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है रीजनेबल एक्यूरेसी कि ये पूरी स्टैट्स में काम आएगा। देखो एक्यूरेसी, ध्यान रखना, एक्यूरेसी का मतलब क्या है? सटीकता बोलते हैं इसको। सटीक, कितना सटीक मामला है आपका, कितनी एक्यूरेटली आपने कोई बात कही है। रीजनेबल मतलब उचित मात्रा में, ठीक ठाक, उचित मात्रा या ठीक ठाक। स्टैट्स के लिए बेटा ठीक ठाक रीजनेबिलिटी चल जाती है। देखो स्टैट्स जो है बेटा वो मैथमेटिक्स नहीं है, फिजिक्स नहीं है। मैथ में क्या होता है? 2 + 2 = 4। फिजिक्स में भी बहुत स्ट्रिक्ट लॉ होते हैं। 2 + 2 पॉइंट्स का खेल होता है सारा का सारा। 2 + 2 4 होता है मैथ में, लेकिन स्टैट्स में स्टैट ये कहती है कि 2 + 2 4 तो हो ही सकता है, साथ में 2 + 2 3.5 भी हो सकता है, 2 + 2 4.5 भी हो सकता है। स्टैट रीजनेबल एक्यूरेसी मांगती है, बहुत एक्यूरेसी नहीं चाहिए। लिखा है ना, हेयर रीजनेबल एक्यूरेसी इज कंसीडर्ड गुड इनफ टू मेक कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष निकालने के लिए, रिजल्ट निकालने के लिए ओके टाइप की एक्यूरेसी चल जाएगी। चलिए एग्जांपल देते हैं आपको कि मान लीजिए आप जो है डेटा कलेक्ट करने गए, एक फैमिली का डेटा आपको लेके आना था। एक क्या, काफी सारी फैमिली का डेटा। एक कॉलोनी में गए, उस कॉलोनी में आपको सबकी फैमिली इनकम लिख के लानी है। तो भाई आप एक घर में गए, ठीक है। जब आप घर में गए तो आपने टिंग टोंग बजाया, सामने से एक महिला, एक लेडी निकल के आई, ठीक है। तो भाई लेडी ने बड़े अच्छे कपड़े पहने के, बड़े एक सुंदर सी साड़ी पहन रखी, सुंदर सी साड़ी पहन रखी उसने। अच्छा, वो लेडी नई नई शहर में आई थी, नई नई शहर में आई थी, और आपने जैसे उसे सवाल किया कि नमस्कार मैम, हम दरअसल डेटा इकट्ठे करने वाले हैं और हम जो है फैमिली इनकम का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, तो कृपया करके आप बताइए आपकी फैमिली इनकम कितनी है। तो फैमिली इनकम पूछ ली उसने, आपने पूछ ली, आप ही हो ना डेटा कलेक्ट करने गए हो, फैमिली इनकम पूछ ली। अब भाई वो महिला घबरा गई। भाई इनकम कौन बताता है आजकल, सबको डर है भाई, कभी इनकम टैक्स वाले आ जाए, कभी ये हो जाए वो जाए, सब डर गए भाई। वो महिला भी डर गई। उसने कहा जी फैमिली इनकम, उसने झूठ बोल दिया। क्या बोला उसने कि भैया हम तो कुछ करते नहीं है, हमारे पति जो हैं, हमारे जो हस्बैंड हैं, हमारे पति हैं, वो 20,000 रुपए कमाते हैं महीने के, 20,000 रुपए महीने के कमाते हैं। आपका दिमाग खराब। आपने कहा भाई 5 मंजिल का घर ठोक रखा है, इतनी सुंदर साड़ी पहने, लगभग 2-3 हजार की तो साड़ी होगी, इतनी सुंदर आपने पहने की साड़ी, और घर के बाहर खड़ी है विटारा ब्रेजा, कार भी खड़ी है घर के बाहर, 5 मंजिल का घर है, 5 मंजिल का घर है, 5 स्टोरीज मंजिल का घर है, और कह रही है हस्बैंड कमाते हैं 20,000। आपका दिमाग खराब तो होना ही था। अब उस महिला से आप जबरदस्ती तो करोगे नहीं कि नहीं नहीं मैडम बताना पड़ेगा, आपकी इनकम गलत, आप गलत करेंगे, बहस थोड़ी करोगे आप। आपने पूछ लिया, एक और क्वेश्चन आपने पूछा कि ये बताइए आपके पति करते क्या है, पति का काम क्या है, काम पूछ लिया। तो भाई बिचारी ने भोलेपन से बोल दिया कि हमारे पति तो HDFC बैंक में मैनेजर है, बैंक में मैनेजर है। पोल खुल गई सारी, पति कौन है, मैनेजर है HDFC बैंक के। अब आपका ये दायित्व बनता है कि अब आप उनकी इनकम 20,000 नहीं लिखेंगे, अब आप उनकी इनकम अपने रीजनेबल एक्यूरेसी से लिखेंगे। आप कहेंगे भाई एक बैंक का मैनेजर कम से कम 1 लाख रुपए तो इनकम होगी, तो 1 लाख रुपए आप इनकम लिख के लाएंगे। अब 1 लाख से ज्यादा भी हो सकती है, 1 लाख से कम भी हो सकती है ना, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं होगा ना भाई। 1 लाख से 2-4 मतलब 2-3 हजार रुपए ऊपर, या 10-20 हजार रुपए ऊपर, या 10,000 रुपए नीचे, लेकिन 20,000 तो नहीं है। ये तो बिल्कुल गलत डेटा है। तो आप अपनी रीजनेबल एक्यूरेसी का इस्तेमाल करेंगे और 1 लाख रुपए उनकी सैलरी लिख के लेके आएंगे। ठीक है जी, उनके पीछे नहीं पड़ जाएंगे कि मैडम बताना पड़ेगा आपको आपके पति की सैलरी कितनी है, ऐसा कुछ नहीं करना। तो स्टैट्स जो है वो रीजनेबल एक्यूरेसी मांगती है।
ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देखिए, जैसे एक रैली है ना, रैली होती है ना, इनकी होती है, नेताओं की रैली होती है। रैली में कितने लोग आए वो एक अनुमान होता है, अप्रॉक्स होता है, अनुमानों पे आधारित होता है कि भाई 5 लाख लोग आए। अब कोई गिनने थोड़ी बैठ रहा है कि मोदी की रैली में 5 लाख लोग आए, कोई काउंट थोड़ी करेगा, ये अनुमानों पे चलता है। तो रीजनेबल एक्यूरेसी का मतलब होता है कि अप्रॉक्स में आंसर आपका आएगा, अप्रॉक्स में आपको लेके चलना है, अप्रॉक्सीमेटली, अनुमानों पे चलता है। ठीक है बच्चा, ओके बेटा, कोई भी दिक्कत हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। आगे है कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। भाई देखो, सिस्टम से डेटा कलेक्ट होगा, डेटा कलेक्ट सिस्टम से होगा, कोई हैप हैजर्ड वे, इसका मतलब होता है अफरा तफरी वाला मामला नहीं होगा, अफरा तफरी, हैप हैजर्ड वे में डेटा इकट्ठा नहीं करोगे आप, एक सिस्टम होगा। अगर सिस्टम से डेटा कलेक्ट करोगे तभी तो कंक्लूजन सही निकलेंगे, सिस्टमैटिक वे में डेटा कलेक्ट करोगे। बेटा हर चीज का एक सिस्टम होता है, सिस्टम है ना, सिस्टम होता है। तो सिस्टम से डेटा कलेक्ट करोगे तो कंक्लूजन अच्छे निकलेंगे। अगर आपने अफरा तफरी कर दी, हैप हैजर्ड वे अपनाया, तो डेटा आपका गलत कलेक्ट होगा और कंक्लूजन भी गलत निकलेंगे। अगला कह रहा है प्री डिटरमाइंड पर्पज, यानी कि पर्पज आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। डेटा को कलेक्ट करने से पहले वी शुड डिसाइड द पर्पज इन एडवांस, पहले से ही एडवांस में आपको पर्पस डिसाइड करना है कि आप डेटा क्यों कलेक्ट कर रहे हो। अदरवाइज क्या होगा, बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी और आपका कंक्लूजन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, मतलब वो गलत निकलेगा, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा कंक्लूजन आपका, अगर आपने पर्पस डिसाइड नहीं किया। तो जब भी डेटा कलेक्ट करने जाओ सिस्टमेटिक तरीके से और पर्पस डिसाइड करके जाओ कि भाई पर्पस क्या है हमारा। जैसे देखो वो व्यक्ति गया था ना, उसको फैमिली इनकम पता करनी थी, तो घुमा फिरा के फैमिली इनकम उससे निकलवा ली, तो ऐसे। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हम करेंगे लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये देखिए, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी कि कमियां क्या है स्टैट्स की, कमियां, कमियां करेंगे जी, स्टैट्स की कमियां क्या है। इसको ड्रॉबैक भी कह सकते हो, ड्रॉबैक भी कह सकते हो, इसको डीमेरिट भी कह सकते हो। डीमेरिट क्या है, कमियां क्या है, यानी कि स्टैट क्या नहीं कर सकता, सिंपल सा मतलब है, स्टैट क्या नहीं कर सकता, स्टैट क्या नहीं कर सकता, इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। ठीक है जी, तो देखिए स्टैट्स की सबसे बड़ी कमी यह है कि केवल नंबर लेता है भाई वो, न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। स्टैट्स केवल जिनको नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं केवल उन्हीं चीजों की स्टडी करता है। ये क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की स्टडी नहीं करता, जैसे ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, विजडम, इनकी स्टडी नहीं करता। ये तो स्टैट्स के सर्कल से बाहर हो जाते हैं, बताओ ये कोई बात है। जबकि जिंदगी का, हमारी जिंदगी का, हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा इमोशन है ना, रिलेशनशिप सारे इमोशन से चलते हैं, और इमोशंस और रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, ऑनेस्टी, विजडम, इन सब की वो स्टडी नहीं करता। प्रेशर कितना पड़ रहा है, स्ट्रेस कितना है इंसान को, कितना खुश है, कितना दुखी है, इन सब को वो स्टडी नहीं करता स्टैट। और जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा वो इमोशन का होता है, इसलिए स्टैट की कमी ये है कि ये इमोशनल चीजों को स्टडी नहीं करता। आगे चलते हैं बेटा, अगला कह रहा है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। बेटा एग्रीगेट्स की बात करेगा, हमेशा जोड़ की बात करेगा, ये कोई बात है बेटा, सिंगल डेटा आपके पास है तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते, सिंगल डेटा का कोई काम ही नहीं है इसके अंदर, स्टैट के अंदर, ये स्टैट की कमी है। स्टैटिस्टिक्स स्टडीज ओनली एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, केवल एग्रीगेट्स को ही वो स्टडी करता है। इट डज नॉट स्टडी एनी पर्टिकुलर फैक्ट, कोई एक सिंगल फैक्ट है, सिंगल फैक्ट है उसकी स्टडी नहीं करता, ये कमी है बेटा इसकी। जैसे एग्जांपल देखो, अगर आपको एक सिंगल स्टूडेंट का डेटा मिल गया, उसकी स्टडी करनी है, तो स्टैट्स में उसकी स्टडी पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको एवरेज मार्क्स की स्टडी करनी पड़ेगी, और एवरेज मार्क्स कब निकालोगे, एवरेज, एवरेज मार्क्स के लिए आपको मोर देन वन डेटा चाहिए, मोर देन वन डेटा चाहिए आपको,
तभी एवरेज निकलेगा और तभी स्टैट कहलाएगी। तो स्टैट की कमी सिंगल डेटा को स्टडी नहीं करता, एग्रीगेट चाहिए उसके लिए। चलिए बेटा, ये देखिए तीसरी कमी स्टैट्स की, विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव रॉन्ग। भाई स्टैट का मतलब यह है कि आप नंबर पे भरोसा मत करो भाई, ये कह रहा है सर्कमस्टेंसेस को देखो, कंडीशंस को देखो, परिस्थिति देखो। परिस्थिति क्या है? परिस्थिति के बेस पर डिसीजन लो, सिचुएशन के बेस पर डिसीजन लो। सिर्फ नंबर के बेस पे डिसीजन लोगे तो आप रॉन्ग कंक्लूजन पे पहुंच जाओगे। चलिए इसका एक एग्जांपल करते हैं बेटा। एग्जांपल मैंने यहां लिखा हुआ है कि देखिए, एग्जांपल हम करते हैं इसका, बहुत शानदार एग्जांपल है। दो कंपनी है, एक है आलिया और एक कंपनी का नाम है पीलिया। आलिया और पीलिया दो कंपनी है, इनके प्रॉफिट की चर्चा करते हैं। ठीक है, इनकी चर्चा कर रहे हैं प्रॉफिट की, इनके प्रॉफिट की चर्चा करते हैं। तो देखिए 2021 में, 2022 में और 2023 के इनके प्रॉफिट की चर्चा कर रहे हैं। तो आलिया कंपनी का जो प्रॉफिट था 2021 में वो था 1000 करोड़, 2022 में हो गया 2000 करोड़, 2023 में हो गया 3000 करोड़। ठीक है, और पीलिया कंपनी का प्रॉफिट 2021 में था 4000 करोड़, फिर हो गया 3000 करोड़ और फिर हो गया 2000 करोड़। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब आप निकालोगे इनका एवरेज निकालो, क्योंकि स्टैट्स में तो एवरेज निकालते हैं। तो जब आपने इसकी एवरेज निकाली तो 3 2 5 और 1 6000 हुई, डिवाइड किया आपने 3 से, क्योंकि 3 साल है तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो एवरेज आई है इसकी 2000 करोड़ की एवरेज आई है। ठीक है, और पीलिया कंपनी का जब आपने एवरेज निकाला तो 4 और 3 7 8 9 9000 इसका प्रॉफिट टोटल हुआ, डिवाइड किया 3 से, क्योंकि 3 साल है तो इसका आया 3 या 9, 3000 प्रॉफिट इसका आया। आप समझ रहे हो, एवरेज प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। तो प्रॉफिट की बात करें तो जो आलिया कंपनी का जो एवरेज प्रॉफिट है वो है 2000 करोड़, और पीलिया कंपनी का जो एवरेज प्रॉफिट है वो है 3000 करोड़। अब देखिए, आलिया कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, तो आपके दोस्त ने क्या किया, आपका सारा पैसा आलिया कंपनी में लगवा दिया। कैसे लगवा दिया भाई? उसने कहा कि देखो आलिया कंपनी जो है इसका प्रॉफिट ज्यादा है, इसका प्रॉफिट, सॉरी गलती बोलती, थोड़ा उल्टा हो गया बेटा वापस आते हैं, थोड़ा ध्यान भटक गया था। पीलिया कंपनी में पैसा लगाया आपका, क्योंकि पीलिया कंपनी का वो ज्यादा है आपका। ठीक है, कहां लगवा दिया पैसा आपका? पीलिया कंपनी में पैसा लगवाया आपका। लेट मी चूज द करेक्ट। ठीक है जी, पीलिया कंपनी में पैसा लगाया जिसका 3000 करोड़ रुपए प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट, ये एवरेज है। ठीक है, बात समझ आई बेटा आपको? आपके दोस्त ने आपको बोला कि देखो पीलिया कंपनी का एवरेज प्रॉफिट ज्यादा है आलिया कंपनी से, तो पीलिया कंपनी में पैसा लगा दो, और आपने पैसा लगा दिया। अगले साल 2-3 साल में आपका पैसा डूब गया। क्यों डूब गया भाई? क्योंकि साफ साफ यहां दिख रहा है, आपने क्या किया, एवरेज को तो देख लिया लेकिन आपने सर्कमस्टेंसेस को देखा ही नहीं, आपने परिस्थिति तो देखी नहीं। आलिया कंपनी एक उभरती हुई कंपनी है, देखो 1000 2000 3000 कंपनी जो है वो ग्रो कर रही है। पीलिया जो कंपनी है वो एक डूबती हुई कंपनी है, 3000 4000 3000 2000 एक डूबती हुई कंपनी है। लेकिन एवरेज पीलिया का ज्यादा आ रहा है, तो केवल एवरेज पे भरोसा नहीं करना। यही तो कह रहा है वो कि स्टैट्स में सिर्फ एवरेज पे भरोसा नहीं करना, आपको परिस्थिति देखनी है, कंडीशन देखनी है, तब जाके कोई रिजल्ट निकालना है, तब जाके आपको कंक्लूजन करना है। ठीक है, तो बेटा स्टैट्स तो यही है, विदाउट रेफरेंस, अगर आप रेफरेंस नहीं देखोगे, पीछे नहीं जाओगे, तो आपका जो रिजल्ट है वो गलत साबित हो सकता है। चलिए बेटा, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन बार बार कह रहा हूं, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस टॉपिक, प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर दैट। अब देखिए, अगला टॉपिक है मिसयूज हो सकता है स्टैट का। तो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा मिसयूज कैसे किया। आपके दोस्त ने आपका सारा पैसा पीलिया कंपनी पे लगा दिया था जिसका एवरेज ज्यादा आ रहा था, परिस्थिति देखी नहीं,
तो इस वाले मामले में यही है कि स्टैट का मिसयूज बहुत ज्यादा पॉसिबल है। इट में प्रूव ट्रू व्हाट इज एक्चुअली नॉट ट्रू, जो सच नहीं है उसको भी सच साबित कर देती है स्टैट। वी कैन ड्रॉ एनी टाइप ऑफ कंक्लूजन फ्रॉम स्टैट्स, स्टैट से कोई भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कोई भी, बस आंकड़ों की बाजीगरी है, बाजीगरी, आंकड़ों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करना, कोई भी रिजल्ट निकाल सकते हो। ये स्टैट की एक कमी है, क्योंकि इसको ना आप कैसे भी यूज कर सकते हो। लोग अक्सर ये कहते हैं, यूजुअली से, स्टैटिस्टिक्स एक क्ले है, एक चिकनी मिट्टी है, जिससे आप देवता भी बना सकते हो, गॉड भी बना सकते हो, और डेविल भी बना सकते हो, शैतान भी बना सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे, एज यू प्लीज, आप वैसे ही स्टैट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो स्टैट जो है वो यही है कि ये मिसयूज बहुत आसानी से लोग इसका कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते स्टैट की कमी। अगली स्टैट की जो कमी है, लिमिटेशन है, वो है ओनली एक्सपर्ट कैन यूज इट। ये भी तो एक लिमिटेशन है कि भैया स्टैट को कोई रिक्शे वाला इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई आइसक्रीम वाला इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई आम आदमी, कॉमन मैन स्टैट का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि स्टैट्स के लिए आपको स्पेशल नॉलेज चाहिए। सारे फॉर्मूले आने चाहिए ना भैया आपको, मीन का, मीडियन का, मोड का, कोरिलेशन, डेटा कैसे लगे, एक स्पेशल नॉलेज चाहिए आपको। तो कॉमन मैन इस्तेमाल नहीं कर सकता, केवल एक्सपर्ट यूज कर सकते हैं इसका। ठीक है, दोज हु आर इग्नोरेंट अबाउट मेथड, जिनको मेथड नहीं पता, कैन नॉट मेक यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड, वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, केवल एक्सपर्ट लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो केवल एक्सपर्ट लोगों के हाथ की कठपुतली है स्टैट, उन्हीं के हाथ एक्सपर्ट लोग खेलते रहते हैं, डेटा खेलते रहते हैं, जो मर्जी डेटा दिखा देंगे, कुछ भी कर देंगे, एक्सपर्ट लोग हैं ना वो तो। चलिए आगे आता है होमोजिनिटी ऑफ डेटा रिक्वायर्ड। अब देखो होमोजिनिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक रूपता। एक रूपता मतलब एक जैसा डेटा, एक जैसा डेटा होना चाहिए, तभी स्टैट काम करेगी बेटा। चलो पहले एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल कह रहा है वी कैन नॉट कंपेयर हाइट ऑफ अ ट्री एंड हाइट ऑफ अ मैन। देखो जी, एक ट्री की हाइट को और एक आम आदमी की हाइट को हम कंपेयर नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसीलिए डेटा कहती है या तो दोनों ट्री हो या दोनों मैन हो, तभी हम डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कह रहा है नंबर 1 में कह रहा है कि टू कंपेयर डेटा इट इज एसेंशियल दैट स्टैटिस्टिक्स आर इन यूनिफॉर्म इन क्वालिटी। यूनिफॉर्म इन क्वालिटी का मतलब ये हो गया कि यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। क्वालिटी मतलब उसका कोई भी गुण एक जैसा होना चाहिए, है ना। अगर डिफरेंट क्वालिटी है, डिफरेंट टाइप है, तो स्टैट्स में हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। होमोजेनिटी चाहिए होती है इसके लिए, एक जैसा डेटा चाहिए, या तो मैन लो या ट्री लो, है ना। ये बात होगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका फंक्शन ऑफ स्टैट्स। स्टैट्स क्या काम करती है, फंक्शन मतलब काम क्या है स्टैट के, स्टैट क्या काम करती है। ठीक है जी, भाई बहुत काम करती है, ये बात तो माननी पड़ेगी। स्टैट्स के फंक्शन बहुत हैं और काफी अच्छे अच्छे फंक्शन हैं। देखो पहला फंक्शन कह रहा है टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स। कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स है तो उसको सिंपल करके बता देगी। शुरुआत एग्जांपल से करते हैं। मान लीजिए आपकी रिपोर्ट कार्ड आनी है, रिपोर्ट कार्ड है ना, मार्कशीट। उसमें आपको जो टैक्स में लिखा हुआ है सारा मामला कि आपके फर्स्ट टर्म में इतने मार्क्स आए, सेकंड टर्म में इतने मार्क्स आए, थर्ड टर्म में इतने मार्क्स आए, आपने इतनी प्रोग्रेस की, टैक्स में लिखा हुआ है। तो कितना मुश्किल होगा उसको समझना, पढ़ना, बार बार पढ़ना पड़ेगा, कभी ऊपर की लाइन पढ़ोगे, कभी नीचे की लाइन पढ़ोगे। अब स्टैट क्या टेबल बना के दे देती है आपको, टेबल बना देगी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। इजी हो जाएगा आपके लिए इसको कंपेयर करना, डेटा को देखना और अपनी प्रोग्रेस को जांचना कितना आसान हो जाएगा। टेबल के रूप में मिल जाएगा आपको, है ना, कि आपके पहले कितने नंबर थे, 60 नंबर थे, फिर आपके 78 हुए, फिर आपके 96 हुए। तो ये
कंपेयर करना आसान हो जाएगा टेबल के फॉर्म में। इसीलिए कहते हैं स्टैट्स सिंपल चीज, कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल करके देती है। स्टैट्स के कई सारे मेथड होते हैं, जैसे मीन निकाल के दे देगी, मीडियन, कोरिलेशन ग्राफ बना के दे देगी आपको, कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल फॉर्म में कर देगी ताकि एवरीबडी एनीबडी कैन अंडरस्टैंड फैक्ट्स इजीली, लोग आसानी से इसको समझ सके, ये काम करती है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। स्टैट्स का और फंक्शन क्या है, देखिए ये भी स्टैट्स का अच्छा फंक्शन है, टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन डेफिनेट फॉर्म। डेफिनेट फॉर्म का मतलब होता है निश्चित रूप। क्या लिख दिया मैंने, निश्चित लिखना था, चलिए इसको मिटा देते हैं। निश्चित रूप में डेटा मिलेगा आपको स्टैट के लिए, निश्चित रूप, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, निश्चित रूप में डेटा मिलेगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए एग्जांपल से समझते हैं पहले। देखो अगर मैं कहूं एग्जांपल कुछ भी, पॉवर्टी पे एग्जांपल बनाते हैं, पॉवर्टी गरीबी पे एग्जांपल बना लेते हैं। तो अगर मैं कहूं कि इंडिया में बहुत गरीबी है, बहुत गरीबी है, तो भाई इससे अंदाजा नहीं लग रहा कितनी गरीबी है। बहुत भाई, बहुत कितना, बहुत से तो कुछ डिफाइन ही नहीं हो पा रहा है। तो अब स्टैट्स के अंदर हम डेटा कलेक्ट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और फिर बताएंगे कि इंडिया के अंदर, बेटा एग्जांपल दे रहा हूं उसमें, इंडिया के अंदर 40% लोग गरीब हैं, गरीब हैं। अब क्या है, आपको एक डेटा मिल गया, आपको एक 40% का एक फिगर मिल गया, आपको एक नंबर मिल गया, इससे इस समस्या को सुलझाने में आपको काफी हेल्प मिलेगी कि 40% लोग गरीब हैं। तो ये एक डेफिनेट फॉर्म, प्रॉब्लम को एक डेफिनेट फॉर्म में लाके दे दिया आपको। अगर मैं कहूं कि भाई एक लड़का है विशाल, फेल हो गया, विशाल फेल हो गया, तो विशाल बहुत डर जाएगा, घबरा जाएगा, है ना, अब क्या होगा, मेरी लाइफ खराब हो गई, ये हो गया, वो हो गया। अगर मैं कहूं कि विशाल जो है वो 2% मार्क्स से फेल हो गया, तो विशाल को थोड़ी घबराहट कम होगी कि भैया 2% ही कम थे, चलो अगली बार निकल जाएंगे, कंपार्टमेंट के पेपर दे लेंगे। और मैं कहूं कि भाई विनय, विनय एक लड़का है, वो जो फेल हुआ है उसका जो मार्जिन है 25% से फेल हुआ है, 25% मार्क्स कम आए उसके, तो भाई ये चिंता का विषय है, ये एक्स्ट्रा चिंता का विषय है, क्योंकि 25% को कवर करने में बहुत मेहनत लगेगी, 2% को कवर करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तो स्टैट का जो काम है वो डेफिनेट फॉर्म में चीजों को दिखाना है। देखिए लिखा है ना यहां पे, स्टैट प्रेजेंट फैक्ट्स इन डेफिनेट फॉर्म, वो डेफिनेट फॉर्म में चीजों को दिखाए ताकि सब लोग समझ सकें उसको आसानी से। एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन, भारत में महंगाई की जो दर है, महंगाई जो है वो 10% की रेट से बढ़ रही है। ये कहना ज्यादा कन्विंसिंग है, कन्विंसिंग मतलब आप प्रभावशाली तरीके से कह रहे हो, ये कहना कि भाई प्राइस बढ़ रहे हैं। तो जब आप नंबर बता के बात करोगे तो आपकी बात में वजन होगा, दम होगा, और लोगों को एक क्लैरिटी आएगी कि हां भाई इतना मामला है। ठीक है जी, चलिए, तो ये स्टैट करती है कि आपको हर चीज को एक डेफिनेट फॉर्म में करके देती है। आगे है कंपैरिजन। कंपैरिजन करना है आपको, तुलना करनी है, तो भाई तुलना, कंपैरिजन तो स्टैट में ही हो सकता है। वेरियस डेटा के बीच में कंपैरिजन आपको स्टैट करके देती है। विदाउट कंपैरिजन स्टैटिस्टिक्स इज यूजलेस, उसका कोई काम नहीं है। बहुत सारे मेथड होते हैं कंपैरिजन करने के, मीन, मीडियन, रेट, परसेंटेज, रेशियो, कई तरीके से आप जो है आप कंपैरिजन कर सकते हो। अब एग्जांपल देखो, बहुत सिंपल एग्जांपल है कि एक व्यक्ति है मिस्टर एक्स, उसके जो मार्क्स हैं वो 60% हैं, और एक व्यक्ति है वाई, उसके जो मार्क्स हैं वो 80% हैं। तो इनके मार्क्स को कंपैरिजन हमने परसेंटेज में किया है, इसके बेस पे हम इजीली इसको जो है कोई भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अगर हम ये बोलें कि भैया एक्स इंटेलिजेंट है, वाई भी इंटेलिजेंट है, तो भैया आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप जब तक आप डेटा को कंपेयर ना करो तब तक आप कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। अगर आपको स्कॉलरशिप देनी तो किसको दोगे बताओ? स्कॉलरशिप आपको देनी है, अमेरिका भेजना है पढ़ने के लिए,
स्कॉलरशिप देनी है, किसको दोगे? तो ऑफकोर्स आप वाई को दोगे स्कॉलरशिप, क्योंकि उसके मार्क्स ज्यादा है। और वो कैसे पता लगा? कंपैरिजन करके पता लगा। कंपैरिजन कैसे हुआ? जब आपने डेटा को स्टैट्स में किया, स्टैट्स में जब आपको दिखाया तब आप कंपैरिजन कर पाए। ठीक है जी, चलिए, तो कंपैरिजन आसान बनाता है। उसके बाद आता है आपका, ये देखो, कह रहा है टू हेल्प इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। स्टैट का जो फंक्शन है वो प्लानिंग करने में भी बेटा बहुत रोल प्ले करता है। प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो प्लानिंग करनी है, पॉलिसी बनानी है, तो उसके लिए स्टैट की जरूरत पड़ेगी ना आपको। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि टैक्सेशन पॉलिसी बनानी है, सरकार को बजट आया, उसमें सरकार को टैक्स के बारे में पॉलिसी बनानी है कि टैक्स को हम इंक्रीज करें या ना करें, टैक्स को इंक्रीज करें या उसको डिक्रीज करें, है ना? तो इसके बारे में आपको पॉलिसी बनानी, तो उसके लिए बेटा डेटा तो चाहिए आपको, स्टैट तो चाहिए ना आपको उसके लिए। बिना स्टैट के आप कैसे पता लगाओगे कि आप टैक्स बढ़ाओगे या घटाओगे? उसके लिए आपको डेटा चाहिए कि भाई लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है या घट रही है। लोगों की इनकम अगर बढ़ रही है तो हम टैक्स ज्यादा लगाएंगे, लोगों की इनकम अगर कम हो रही है तो हम टैक्स कम लगाएंगे। तो ऐसे ही कई सारी पॉलिसी बनाने के लिए आपको, फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए डेटा आपको चाहिए। तो बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा एनालिसिस, इनके बेस पर जो बिजनेसमैन होते हैं या हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, नेता वगैरह या ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, वो फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, पॉलिसी को शेप देते हैं स्टैट की वजह से, स्टैट के बेस पर देते हैं। इसलिए स्टैट जरूरी है ताकि हम ये पॉलिसी बना सकें। जैसे मैंने एग्जांपल दिया टैक्स पॉलिसी का। चलिए आगे चलते हैं। फोरकास्टिंग, टू हेल्प इन फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब होता है पूर्व अनुमान लगाना, पूर्व अनुमान लगाना, पूर्व अनुमान, पहले से अनुमान लगा लेना। देखो अनुमान बहुत चलते हैं बेटा, ध्यान रखना, स्टैट्स का इस्तेमाल होता है डिसीजन मेकिंग इन फ्यूचर। फ्यूचर में अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो वो स्टैट के बेस पर ही लिया जाएगा। बिजनेसमैन जो है वो, आप जानते हैं बिजनेस बेटा बहुत फुल ऑफ रिस्क, रिस्क और अनसर्टेनिटी बहुत होती है, अनिश्चितता बहुत होती है कि कब क्या हो जाए किसको नहीं पता। तो इसके लिए आपको करेक्ट फॉरकास्टिंग करनी होती है। आपको पता होता है कि भैया फॉरकास्टिंग हम कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि फ्यूचर के डिसीजन लिया जा सके। जैसे देखो स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में तो नंबर का ही खेल है सारा, सब कुछ नंबर का ही खेल है, डेटा का खेल है, एनालाइज करने का खेल है ना? तो जब आप नंबर पढ़ना सीख जाओगे, डेटा पढ़ना सीख जाओगे, एनालाइज करना सीख जाओगे, तो आप स्टॉक मार्केट पे डिसीजन ले सकते हो कि मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी, और उसके बेस पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी है या इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ये डिसीजन आप ले सकते हो। तो पूर्वानुमान ऐसे लगेगा। अब मान लीजिए एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसके 40% मार्क्स आए 10th क्लास के अंदर, ठीक है। अब मुझे बताओ, इस ये जो आपको नंबर मिला है, इससे क्या अनुमान लगा सकते हो कि वो उसको साइंस मिलनी चाहिए या कॉमर्स मिलनी चाहिए? अनुमान लगा कि भाई 10th क्लास में 40% मार्क्स है, बच्चा शायद मेहनत नहीं करता है या उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो साइंस तो उसको नहीं देंगे भाई, क्योंकि साइंस में तो फिर और डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा, मेहनत और ज्यादा लगेगी, है ना? तो बच्चा इससे इतनी मेहनत कर नहीं पाएगा या कोप अप नहीं कर पाएगा, उसका इंटरेस्ट नहीं है, एप्टीट्यूड नहीं, कुछ भी कह सकते हो। तो जो फ्यूचर में हमने अनुमान लगाया कि बच्चा साइंस नहीं कर पाएगा, वो 10th के रिजल्ट के बेस पे लगाया है। तो फ्यूचर में डिसीजन करने के लिए, पूर्व अनुमान लगाने के लिए डेटा अनिवार्य होता है। चलिए, वैसे जरूरी नहीं है बेटा, ये मैंने जो बोला है इट इज नॉट ऑलवेज, ये सही नहीं होता। कई बार बच्चे के इंटरेस्ट पे बहुत डिपेंड करता है कि वो आगे जाके क्या करेगा। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक। डिस्ट्रस्ट मतलब होता है भरोसा नहीं है, डिस्ट्रस्ट है अविश्वास, अविश्वास, भरोसा ही नहीं है भैया, स्टैट पे भरोसा नहीं है। मीनिंग देखो क्या है, और ये बात बिल्कुल सही है, स्टैट पे लोगों को भरोसा नहीं होता है ना? इट मींस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मतलब भरोसा, भरोसा नहीं है लोगों को स्टैटिस्टिकल मेथड के ऊपर, स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट के ऊपर। पीपल डू नॉट बिलीव इन स्टैटिस्टिक्स बिकॉज
इट कैन प्रूव एनीथिंग, कुछ भी साबित कर देगा। स्टैट कुछ भी साबित कर सकता है। जैसे अभी मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया था, आलिया पीलिया कंपनी वाला, उन्होंने पीलिया कंपनी को अच्छी कंपनी बता दिया एवरेज निकाल के, जबकि वो डूबती हुई कंपनी थी। इसलिए लोगों को जो है भरोसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट पे लोगों को भरोसा नहीं, कब मार्केट डूब जाए, लग रहा है मार्केट बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, अचानक से कोई खबर आई मार्केट क्रैश कर गई। तो डेटा पे भरोसा लोगों को नहीं होता है। कॉजेज ऑफ डिस्ट्रस्ट, क्यों लोगों को भरोसा नहीं है? क्योंकि इनकम्प्लीट नॉलेज होती है स्टैटिस्टिकल मेथड की। कई बार अनरियलिस्टिक अजम्पशन ले लेते हैं, वो कुछ अपने आप ही अनुमान लगा लेंगे। कई बार लोग जानबूझकर स्टैट का मिसयूज करते हैं। कई बार उसकी लिमिटेशन को इग्नोर कर देते हैं स्टैट की। कई बार गलत तरीके का मेथड लगा देते हैं, मीन लगाना होता है मोड लगा देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं लोग, है ना। तो ये सारे कॉजेज हैं स्टैट्स के, डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैट के, डिस्ट्रस्ट, लोगों को भरोसा नहीं है स्टैट्स पर। ये उसके बहुत सारे रीजंस हैं। चलिए, अब कह रहा है इन रीजंस को रिमूव कैसे करें। रिमूवल ऑफ डिस्ट्रस्ट, जो अविश्वास है, अविश्वास है, उसको खत्म कैसे करें, है ना। तो कह रहा है वी शुड नॉट इग्नोर द लिमिटेशन ऑफ स्टैट्स। स्टैट्स की लिमिटेशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। केवल एक्सपर्ट ही यूज करे भाई स्टैट्स को, कोई भी एरा गैरा नथु खैरा, एनी टॉम डिक एंड हैगल कोई भी इस्तेमाल ना करे। सब बने हुए एक्सपर्ट, है ना, हम निकालेंगे स्टैट्स। जैसे इंडिया में होता है ना, सब लोग क्रिकेट के एक्सपर्ट बन जाते हैं, भाई बॉल ऐसे डालनी चाहिए थी, भाई ऐसे छक्का मारना चाहिए था, वो शॉट खेलना चाहिए था। अरे भैया, सब लोग नहीं कर सकते भाई, एक्सपर्ट लोगों को काम करने दो। तो स्टैट्स के मेथड का कौन यूज करना चाहिए? केवल एक्सपर्ट को यूज करना चाहिए। और यूजर जो स्टैट को यूज कर रहा है वो बायस नहीं होना चाहिए, भेदभाव ना करें, भेदभाव ना करें। ठीक है जी। अब स्टैट्स के बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, मतलब चिढ़ाने के लिए, डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैट्स को चिढ़ाने के लिए कई सारे नाम दिए गए हैं। कह रहे स्टैट्स इज अ रेनबो ऑफ लाइज, झूठ का इंद्रधनुष है। स्टैट इज अ टिश्यूज ऑफ फॉल्सहुड, गलतियों का ऊतक है। टिश्यूज मतलब बहुत सारा गलती बहुत होती है इसके अंदर। स्टैट्स कैन प्रूव एनीथिंग, स्टैट्स कुछ भी साबित कर सकता है। स्टैट्स कैन प्रूव नथिंग, स्टैट्स कुछ भी साबित नहीं कर सकता। स्टैट्स आर लाइक क्ले, स्टैट क्ले है, इससे आप देवता भी बना सकते हो और शैतान भी बना सकते हो। 3 तरह की जिंदगी में झूठ होती है, एक झूठ होती है, एक डैम झूठ होते हैं और एक स्टैट्स होता है। कहते हैं ना 3 तरह के लोग होते हैं, एक ऐसे और फिर आते हैं ऐसे। ऐसे झूठ भी 3 तरह के, एक झूठ होती है, एक घोर घनघोर झूठ होता है और एक स्टैटिस्टिक्स होता है। तो यहां बेइज्जती कर रहा है स्टैट्स की। ठीक है, डिस्ट्रस्ट लोगों में बहुत ज्यादा है इसको लेके। स्टैट कुछ भी प्रूव कर सकता है। चलिए लास्ट टॉपिक पे आते हैं बेटा। लास्ट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स एंड कॉमन सेंस। कॉमन सेंस को नहीं भूलना बेटा, कॉमन सेंस बहुत जरूरी है। सामान्य ज्ञान, ज्ञान तो नहीं कह सकते, सामान्य बुद्धि बोल सकते हैं। सामान्य बुद्धि, इसका इस्तेमाल आपको जरूर करना है। ठीक है, कह रहे जहां भी लड़ाई हो, कॉन्फ्लिक्ट हो स्टैट और कॉमन सेंस के बीच में, तो कॉमन सेंस की तरफ जाओ। अगर कोई आपसे यह कहता है, क्या कहता है, यह कहता है कि भारत एक बहुत ही गरीब देश है, बहुत ही खराब देश है, और वो आपको स्टैट दिखा रहा है इतने % लोग गरीब है, तो भरोसा मत करो, अपने आसपास देखो, अपने कॉमन सेंस पे बिलीव करो। या कोई उल्टा कह रहा है आपसे कि भारत तो बहुत अमीर देश है, आने वाले 10 साल के अंदर भारत कहां से कहां पहुंच जाएगा, हम इतनी बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे, अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे, विश्व गुरु बन जाएंगे, तो भी यकीन मत करो। वो आपको डेटा दिखाएगा, लेकिन यकीन मत करो, अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो, आसपास ऑब्जर्व करो। तो वो यही कह रहा है कि स्टैट्स जो है उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा प्रिकॉशन के साथ करना चाहिए, सावधानी के साथ डेटा का इस्तेमाल करो। सावधानी, चेक करो कि वो सच है या गलत है, सावधानी से डेटा का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि स्टैट्स आर नो सब्स्टिट्यूट फॉर कॉमन सेंस, कॉमन सेंस की जगह आप स्टैट्स को नहीं दे सकते। अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, लड़ाई हो जाए स्टैट में और कॉमन सेंस में, तो बेटा कॉमन सेंस की तरफ जाओ, स्टैट की तरफ मत जाओ। ठीक है, ये बात है। अगर कोई ये कहता है कि हमने इतनी पानी की आपूर्ति कर दी, इतनी पानी की सप्लाई कर दी और आपके मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा,
तो कॉमन सेंस है कि पानी नहीं है। ठीक है जी, तो कॉमन सेंस की तरफ जाओ। अब देखो एक एग्जाम्पल इसमें कहा गया है कि स्टैट्स कितने खतरनाक तरीके से भी स्टैट हो सकता है कि भाई एक स्कूल का प्रिंसिपल था, ठीक है, उसको जूते मंगाने थे क्लास के लिए, तो उसने एवरेज साइज निकाला कि भैया बच्चों का एवरेज साइज कितना है, और वो एवरेज साइज आया 6 नंबर जूता। ठीक है, तो उसने क्या किया, 6 नंबर के जूतों के ऑर्डर दे दिए। कितना बेवकूफ है प्रिंसिपल, उसको ये नहीं पता कि सबके साइज अलग अलग हैं, वो पूरी क्लास को फिट नहीं आएगा 6 नंबर का जूता। एवरेज में बिलीव कर रहे हैं, किस में बिलीव कर रहे हैं, एवरेज। तो भाई यहां कॉमन सेंस तो लगाओ, एवरेज तो तुम निकाल रहे हो, लेकिन कॉमन सेंस तो लगाओ कि एवरेज तो आ जाएगी एक, लेकिन एवरेज सबको इक्वली रिप्रेजेंट नहीं करती। कॉमन सेंस का यूज करो। तो इसीलिए कहा गया है, सो इट इज राइटली सेड कि स्टैटिस्टिकल मेथड जो है वो सब्स्टिट्यूट नहीं होते कॉमन सेंस के। कॉमन सेंस की जगह आप इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, स्टैट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कॉमन सेंस की जगह। ठीक है, चलिए जी, तो दोस्तों यहां पे हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आपको पसंद भी आई होगी, आपके काम की भी रही होगी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपके किसी दोस्त को ये वीडियो काम आ सकती है या रिश्तेदारों को ये वीडियो काम आ सकती है तो तुरंत उनको शेयर कर दीजिए कि देखिए हम इतनी बेहतरीन वीडियो देखते हैं, आप भी देखिए। तो दोस्तों किसी और वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्ते।